चैप्टर 3 क्लास 11th। सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वही चैप्टर 3 का ही है, लास्ट टॉपिक, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की मान्यताएं। प्रत्येक विषय में कुछ मान्यताएं होती हैं जिन पर उस विषय के सिद्धांत, उस विषय की विषय सामग्री आधारित होती है। ऐसे ही लेखांकन की भी मान्यताएं हैं। इसमें लेखांकन की मान्यताएं तो विद्यमान हैं ही, साथ साथ लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन की विषय सामग्री भी सम्मिलित है। मान्यताओं से आशय ऐसी परंपरा से है या ऐसी स्वयं सिद्धि से है या ऐसी प्रमापों की आवश्यकता है जिसमें लेखांकन की जो मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, वो फॉलो किए जाएं, लागू किए जाएं और व्यवसाय को एक अच्छी सफलता तक ले जाएं। व्यवसाय को एक निश्चित अवधि में व्यवसाय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, ऐसी कुछ मान्यताएं लेखांकन के बारे में बताई गई हैं। तो लेखांकन की जो मान्यताएं हैं वो 3 वर्गों में रखी गई हैं, ABC करके। ऐसे 3 वर्ग हैं। ए वर्ग में 5 मान्यताएं हैं। पहला है विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज माने विनिमय होता है। विनिमय माने जब आपसी लेन देन हो, आपसी सहमति से, नियमबद्ध तरीके से, दोनों पक्षों के लिखित या मौखिक सहमति से जब कोई लेन देन होता है तो उसे विनिमय कहते हैं। प्रत्येक लेखांकन सौदे 2 पक्षों के बीच होते हैं और विनिमय द्वारा होते हैं। विनिमय नहीं होगा तो लेखांकन भी नहीं होगा। इसलिए लेखांकन में विनिमय, लेन देन, सौदों का आदान प्रदान, क्रय विक्रय, यह अति आवश्यक है। दूसरा है अवधि, पीरियड। कोई भी सौदा लेखांकन में तब तक नहीं लिखा जाता जब तक उसकी तारीख ज्ञात न कर ली जाए। मतलब एक निश्चित तिथि पर ही लेन देन को होना चाहिए। जब तक उसकी तारीख ज्ञात नहीं की जाती, साथ ही लेखांकन की परिणाम किसी निर्धारित अवधि के लेखों के आधार पर ही ज्ञात किए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ भारत में लोग जो एकल व्यवसायी हैं वो प्रतिदिन लाभांश ज्ञात करते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक। साझेदारी व्यवसाय जो है वो तिमाही, छमाही, सालाना अपनी सुविधा अनुसार, व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार, व्यवसाय की विस्तार और संचितता के आधार पर वह अवधि का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो कंपनी अधिनियम है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम है, भारत सरकार है, तो उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें है कि 1 वर्ष माना जाए। तो व्यवसाय की जो आदर्श अवधि होती है वह 1 वर्ष होती है। तो यही 1 वर्ष जो है वह व्यवसाय की लेखांकन की अवधि प्रथा या मान्यता कही जाएगी। तीसरा है परिमापीकरण, क्वांटिटिफिकेशन। प्रत्येक जो सौदे होते हैं, लेन देन होते हैं, तो सौदों का एक परिमाणात्मक वर्णन ही लेखांकन का आधार होता है। लेखांकन में वस्तुओं की तौल, वस्तुओं की संख्या, उसकी राशि आदि लिखी जाती है। इसलिए बिना संख्याओं के सौदों के लेखांकन का कोई महत्व नहीं होता। इसी संख्यात्मक जो सौदे होते हैं, जो सौदे को हम लिखते हैं, उसे ही कहते हैं परिमाणात्मक लेखांकन मान्यता।
चौथी है माप की इकाई, यूनिट ऑफ मेजर। जो सौदे मौद्रिक रूप में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे सौदे लेखांकन में शामिल नहीं किए जाएंगे। लेखांकन के लिए उस देश की मौद्रिक व्यवस्था में लेन देन लिखना आवश्यक होता है। जैसे भारत में रुपया, तो प्रत्येक लेन देन को रुपये में लिखना। अमेरिका का डॉलर, तो अमेरिका में प्रत्येक लेन देन को डॉलर में लिखना, यही इकाई मानी जाती है। तो मुद्रा की इकाई रुपया भारत के लिए। तो माप की इकाई लेखांकन की एक मान्यता है, इसलिए प्रत्येक सौदे को, लेन देन को मुद्रा के रूप में मानकर दिखाना। अस्तित्व, इंटिटी। लेखांकन की दृष्टि से आवश्यक है कि लेखांकन एक प्राप्त अस्तित्व वाली इकाई हेतु ही किया जाए। सामान्य रूप से व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा बताई गई है अवधारणा में। उसमें व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग माने जाते हैं। तो व्यवसाय जिस प्रकार का लेखांकन अपने ग्राहकों से करता है या ग्राहकों द्वारा किए गए लेन देन को लिखता है, उसी प्रकार व्यवसाय अपने स्वामी द्वारा किए गए लेन देन को भी लिखता है, उसको आहरण के रूप में दिखाता है। एक व्यवसाय के लिए जो चिट्ठा बनाया जाता है वह व्यवसाय का चिट्ठा होता है, न कि व्यवसाय के स्वामी का। इसीलिए अस्तित्व का आशय होता है कि पृथक अस्तित्व, ये मान्यता है। बी वर्ग में आएगा। बी वर्ग में 3 मान्यताएं हैं। पहला है बाजार मूल्य। जिस वस्तु का मूल्य बाजार में जो होता है, वस्तु के उसी मूल्य का लेखांकन किया जाता है। तो इसलिए वस्तुओं का क्रय विक्रय एक निश्चित स्थान पर होता है, जिसको बाजार बोलते हैं। वहीं व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय का व्यापारी और ग्राहक दोनों इकट्ठा होते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का लेन देन करते हैं। इसलिए बाजार की मान्यता भी लेखांकन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। बी वर्ग में दूसरा है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों में वार्षिक विवरणों को आधारभूत मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि इन्हीं विवरणों जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसी के बेस पर हम लेखांकन के उद्देश्य की, आय कमाने की शक्ति, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करते हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक, टेंटेटिव्स। प्रयोगात्मक होता है, कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के लिए त्रैमासिक वित्तीय विवरण बनाते हैं। इनका उद्देश्य यह जानना होता है कि व्यवसाय योजना के अनुरूप प्रगति कर रहा है या नहीं। यह अवधि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कोई अतिरिक्त भी हो सकती है, जैसे मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, चतुर्थमासिक आदि भी किसी बेस पर वो अपना प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसे लेखांकन की प्रयोगात्मक मान्यता कहते हैं। अब सी वर्ग में है। सी वर्ग में भी 5 मान्यताएं हैं। पहला है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। लेखांकन में किसी भी वस्तु का लेखा उसके वास्तविक मूल्य पर ही किया जाना चाहिए। जिस मूल्य पर वस्तु का क्रय हुआ है, जिस मूल्य पर वस्तु का निर्माण हुआ है, उसी मूल्य को लेखांकन में दिखाना चाहिए। इस प्रथा मान्यता को लेखांकन की वास्तविक या वस्तुनिष्ठता मान्यता कहते हैं। दूसरा है स्थायी मौद्रिक इकाई, फिक्स्ड मॉनेटरी यूनिट। लेखांकन में एक निश्चित मुद्रा की इकाई के प्रयोग करने की ही मान्यता है। भारत में मुद्रा की इकाई रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड में पाउंड है,
हम देखते हैं कि बढ़ती महंगाई के चलते मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती रहती है। यही कारण है कि इस इकाई को स्थायी नहीं माना जाता। ऐसा होने से वित्तीय विवरण सही परिणाम प्रदर्शित भी नहीं कर पाते। इससे स्पष्ट है कि सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लेखांकन में आधार बनाई जाए और ऐसी मुद्रा को आधार बनाई जाए जो इकाई के रूप में स्थायी हो। तीसरा है प्रगटीकरण, प्रेजेंटेशन। लेखांकन की आधारभूत मान्यता यह है कि लेखांकन व्यवसाय के सभी वित्तीय तथ्यों को तथा इसकी संपूर्ण वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रकट करे। कोई भी लेन देन ऐसा न हो जो छिपाया जाए, कपटपूर्ण रखा जाए, त्रुटिपूर्ण जानबूझकर लिखा जाए। ऐसे सभी लेन देन को मौद्रिक रूप में लेखांकन किया ही जाना चाहिए जो व्यवसाय में हो रहा है। लेखांकन में प्रदर्शित की जाने वाली मदें जितनी स्पष्ट होगी, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी उतनी ही स्पष्ट दिखेगी। नेक्स्ट है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। लेखांकन के लिए प्रत्येक वर्ष लेखांकन की एक ही विधि अपनाई जानी चाहिए। इसे लेखांकन की 4 विधियां होती हैं। तो जो जिस विधि को हम अपना रहे हैं या प्रथम वर्ष में अपनाए हैं, तो यह आवश्यक है कि प्रतिवर्ष वही विधि अपनाई जाए। जैसे अंतिम रहतिये का मूल्यांकन बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों पर किया जाता है या किया जा सकता है। तो अगर हम किसी वर्ष रहतिये के मूल्यांकन को बाजार मूल्य पर करते हैं तो प्रतिवर्ष हम बाजार मूल्य पर ही दिखाएं। इसलिए लेखांकन की एक ही विधि का प्रयोग करते रहना एक रूपता की मान्यता कहा जाता है। कभी कभी आवश्यकता होती है कि कुछ पद्धति बदली जाए, तो अगर वांछनीय है, आवश्यक है, तो आप बदल सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसकी सूचना होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट इसकी मान्यता है व्यवसाय की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यवसाय जब भी स्थापित होता है तो यह माना जाता है या उसकी मान्यता यही होती है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। इसी कारण एक व्यावसायिक संस्था में एक व्यवसायी अदत्त, पूर्वदत्त आदि व्ययों का बहियों में लेखा करते रहते हैं। यही नहीं, इसे आधार मानते हुए व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, उधार क्रय विक्रय भी करता रहेगा। यदि यह प्रथा न होती तो चिट्ठे का एक प्रकार बनाया जाना बंद हो चुका होता। लेखांकन के समस्त परिणाम लेखांकन की इसी मान्यता पर आधारित हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज था लेखांकन की मान्यताएं। ये हमारा मोबाइल नंबर है।